हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव। डॉक्यूमेंट कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बताता हो वो प्रीएम्बल उसके फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो बताता हो वो प्रीएम्बल। ठीक है। फिर आगे हम आते हैं कि ये प्रीएम्बल अडॉप्ट कब हुआ था। तो अपना प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, एडॉप्शन और इफेक्ट के आने के बीच का डिफरेंस, जो टाइम डेट्स का डिफरेंस है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर अब अगला सवाल आता है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तो है, पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में ये है क्या क्या, प्रीएम्बल में कंटेन क्या क्या होता है, चीजें हैं क्या क्या प्रीएम्बल के अंदर। तो प्रीएम्बल के अंदर बेसिकली चार चीजें हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम, भारत के लोग। फिर अगला है नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो प्रीएम्बल जो है वो इंडियन स्टेट के नेचर को ऐसे डिफाइन करता है। इंडियन स्टेट इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है। फिर तीसरा चीज जो है पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो स्पेसिफाई होते हैं प्रीएम्बल में, वो एक है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई होते हैं, और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में स्पेसिफाई होते हैं। फिर चौथा चीज हमें इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में पता चलती है कि इसके एडॉप्शन का डेट। इसके एडॉप्शन का डेट जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है। फिर अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, हिस्ट्री जानते हैं प्रियम्बल की। तो हिस्ट्री जो प्रियम्बल की है, वो सबसे पहले प्रियम्बल एज एन आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट was was with American in constitution was the first to begin with। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया प्रियम्बल कर लिया था। उसके बाद ही बाकी कंट्रीज और जितनी भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है उन्होंने वहीं से बोरो किया ये आइडिया। ठीक है। अब अपने प्रियम्बल का आइडिया तो वहां से बोरो हुआ था, पर प्रियम्बल का जो कंटेंट है, जो पार्ट है, वो किस चीज से, वो कहाँ से ड्रॉ हुआ। तो प्रियम्बल का जो आइडियल्स ड्रॉ हुए थे, वो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से ड्रॉ हुए थे। जो ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन कब ड्राफ्ट मूव हुआ था? 13 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा आप लोग। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट और मूव किया था। वहीं से जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडियल थे, वही एक बेसिक गोल और पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली बेसिक गोल और पर्पस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता था। उसी को फिर बाद में प्रियम्बल में अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। कुछ डिबेट्स हैं, प्रियम्बल कह रहा हूँ, जो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके भी हैं, पूछे जा भी सकते हैं, और स्टेट पीसेस में भी पूछे जा सकते हैं। और कुछ मॉक टेस्ट में भी आप देखते रहते होगे, इसको घुमा फिरा के पूछता रहता है। सबसे पहला है कि क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो इनिशियली पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल। फिर धीरे धीरे अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू इसमें इम्प्रूवमेंट्स होते गए। लेकिन केशव नंदा भारती केस का जब लैंडमार्क जजमेंट आया 1973 में, तो उसके बाद फिर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, और कुछ फीचर्स प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर के भी पार्ट बने। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफी इलेबोरेट डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ जजमेंट्स का नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बारे में आप पढ़ो। हम आगे के लेक्चर्स में इसके डिस्कस करेंगे, पर आप फिलहाल के लिए थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। जैसे बेरूबेरी केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लो। एक केशव नंदा भारती केस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। फिर आगे हम आते हैं, एक अगला डिबेट है कि क्या ये एनफोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मतलब क्या आप इसके किसी पार्ट को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं, मुझे इस पार्ट पे प्रॉब्लम आई है तो मुझे क्या कहते हैं न्याय दो, या कोर्ट में आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत आप लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो नहीं, दिस इज नॉट येट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और नाइदर इट इज जस्टिसिएबल। ठीक है। फिर अगला हम आते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल में, वो कीवर्ड्स मैं पढ़ दे रहा हूँ।
हम उसे डिस्कस करेंगे, उस सारे कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे स्लोली आगे लेक्चर्स में। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको कीवर्ड्स जानो। पहला कीवर्ड है सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, फिर जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, और इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर आता है अगला सवाल, अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट, ये भी एक मेजर मेजर क्वेश्चन रहता है। तो हाँ, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड एंड इट हैज बीन अमेंडेड वंस इन 1976। सॉरी, 1976। तो उसमें वो अमेंड होने के बाद तीन वर्ड्स ऐड हुए थे। वो तीन वर्ड्स हैं, एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक इंटेग्रिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर हम आते हैं, एक बार प्रियम्बल में आपको दिखा देता हूँ। आप प्रियम्बल, मैं इस ये पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। आप एक बार इसको खुद से ही पढ़ लेना, याद कर लेना। अगर याद हो जाए आपको तो कमेंट्स में आके हमें बताना। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी ये constitution हम अपने आप को दे रहे हैं। कौन अपने आप को दे रहे हैं? We the people of India अपने आप को दे रहे हैं constitution। ठीक है, तो मैंने इनिशियली जो बताया था चार पार्ट कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के, देखो चारों पार्ट्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ अडॉप्शन, चारों पार्ट दिख गए इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में। लेट्स बिगिन विद कीवर्ड्स इन प्रियम्बल। सबसे पहला कीवर्ड जो हम एनकाउंटर करेंगे प्रियम्बल में वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड बिना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। ठीक है, भारत एक पूरी तरह से आज़ाद और इंडिपेंडेंट देश है। हम अपने सभी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी और कंट्री का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। चाहे अपने देश के गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर हो, या इकोनॉमी का रोड मैप का मैटर हो, या इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी हो, सब कुछ भारत अपनी मर्जी से ही करता है। तो इसीलिए प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन स्टेट। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड sovereign word implies that India as an independent nation means it is free to make its own laws and govern its people and interact with world on its own terms। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट होने का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी बराबर हों। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो भारत की कमिटमेंट को दिखाता है कि हम इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं। भारत का संविधान इस बात को इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज बराबर मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, सोशलिज्म सोशलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट वो इम्प्लिसिटली, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली हाँ मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी के थ्रू हमें देखने को मिलता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। इंडियन सोशलिज्म जो है वो एक्चुअली सोशलिज्म दो तरह का होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। और इंडियन सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और इंडियन सोशलिज्म डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से काफी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, यानी जहाँ पब्लिक प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर एक साथ ऑपरेट करते हैं। वेयर एज इन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म it involves nationalization of all means of production, distribution and it abolishes private property। यानी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं।
ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है। और इंडिया में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको। अच्छा, और इंडियन सोशलिज्म जो है वो ब्लेंड है दो चीजों का, गांधीज्म का और मार्क्सिज्म का। मतलब इंडियन सोशलिज्म ना कम्प्लीटली गांधीयन सोशलिज्म सोशलिज्म है, और ना ही कम्प्लीटली मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। ठीक है, हाँ हमारी लीनिंग ज्यादा है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ, बट कंप्लीट गांधीयन सोशलिज्म नहीं है इंडियन सोशलिज्म। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और प्रचार करने की कंप्लीट फ्रीडम हो, और स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं हो। इंडिया में जो है इंडिया का भी कोई अपना पर्सनल, इंडिया का भी कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है नहीं। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। और इंडिया जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रेफर करता है। ठीक है, और हाँ एक और चीज, सेक्युलर जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। उससे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं था। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स इंडिया को सेक्युलर नहीं रखना चाहते थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में रिलीजियस राइट्स जिसमें दी हुई है, फंडा एज अ फंडामेंटल राइट वो भी, अ, तो ये दिखाता है कि हाँ हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को सेकुलर रखना चाहते थे। दे डिड नॉट, ऑल्दो हमारी कंट्री का डिवीजन रिलीजियस लाइंस पे हुआ था, बट आवर फाउंडिंग फादर्स ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी सेकुलर स्टेट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह, एक्चुअली सेकुलरिज्म जो है दो तरह की सेकुलरिज्म होती है। एक होती है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म, जिसमें क्या होता है कि स्टेट जो है वो सभी जितने भी रिलीजन उसमें होते हैं स्टेट के अंदर, सबको बराबर स्टेटस देता है, बराबर सपोर्ट देता है। किसी भी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ज्यादा सपोर्ट नहीं देता, ना ही किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता है। वेयर एज जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है, वहाँ पे स्टेट का कोई सपोर्ट और कोई कोई सपोर्ट नहीं होता रिलीजन को। रिलीजन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और स्टेट इज ऑपरेटिंग कम्प्लीटली डिफरेंटली। अब मतलब अपने आप को कम्प्लीटली डिटैचिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन स्टेट ऑपरेट्स। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है। ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जो है वो हम अ, उसका एग्जांपल है फ्रांस का सेक्युलरिज्म, और पॉजिटिव का तो इंडिया है ही। ठीक है, अब इसके बारे में इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आता है, पर उसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी हम प्रीलिम्स पे स्टिक रहते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है अपना डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होने का मतलब होता है कि भारत में जो शक्ति है वो लोगों के हाथों में है। ये डेमोक्रेटिक एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल है जहां हर नागरिक को अपना सरकार चुनने का अधिकार होता है। कैसे होता है वो अधिकार? थ्रू वोटिंग। ठीक है, अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी चार के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी फर्दर चार टाइप्स होते हैं। एक होता है रेफरेंडम, फिर इनिशिएटिव, फिर रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट मैं एक छोटे में करके इसको समझा दे रहा हूँ। रेफरेंडम वो होता है जहाँ पे कोई प्रपोज लेजिस्लेशन है, जैसे उसको पब्लिक को या इलेक्टोरेट को डायरेक्टली रेफर कर दिया जाता है, और उसको डायरेक्ट वोट से सेटल कर देते हैं। मतलब जैसे कोई लेजिस्लेशन है किसी कोई छोटा सा एरिया, और ये नॉर्मली छोटे एरियाज में होता है, मतलब बड़े इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में नहीं, छोटी कंट्री जहाँ पे छोटा सा स्टेट हो या फिर एक आध दो स्टेट्स हो, वहाँ रेफरेंडम नॉर्मली होता है। इनिशिएटिव क्या होता है कि जहाँ पे लोग खुद ही प्रपोज करें कोई बिल को लेजिस्लेचर को, कि भाई आप इस बिल को इनेक्ट करो हमारे लिए, इसको लॉ बनाओ। तो उस प्रोसेस को उसको इनिशिएटिव कहते हैं। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी समय वापस बुला सकते हैं, क्योंकि वो अपना काम, अपनी ड्यूटीज नहीं सही से कर पा रहा है।
ठीक है, उसके टर्म खत्म होने से पहले ही, उसके टेन्योर खत्म होने से पहले ही उसको वापस बुला ले। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना। तो वही मतलब हुआ यहाँ पे भी। और प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि ओपिनियन ऑब्टेन करना किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट पे। कोई इशू है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, उस पे ओपिनियन लेना वहाँ के किसी इलेक्टोरेट के थ्रू वोटिंग, वो प्लेबिसाइड होता है। और नॉर्मली प्लेबिसाइड का जो यूज होता है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने में ही काम आता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट्री होती है, एक प्रेसिडेंशियल होती है। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल आपको पता ही होगा इंडिया। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का यूएस। ठीक है। और जो टर्म है डेमोक्रेटिक इन प्रियम्बल, इसका ब्रॉडर सेंस है, इसका ब्रॉडर सेंस सिर्फ, और इसका सेंस सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से नहीं रिलेटेड है। ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी एनकम्पास करता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगले टर्म की तरफ मूव करते हैं। अगला टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक मोनार्की होती है, जहाँ पे हेरिडिटरी हेड होता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाला टाइप। ठीक है। फिर अगला होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक जहाँ पे इलेक्टेड हेड, यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ राजा वही बनता है जो काबिल होता है। जैसे इंडिया। रिपब्लिक हेड यानी अगर आप जीतोगे, चुनाव जीतोगे तो ही आप हेड बनोगे। इसका एग्जांपल रिपब्लिक हेड का इंडिया तो मैंने बोल ही दिया। मोनार्की का ब्रिटेन एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका। ठीक है। रिपब्लिक का दो मीनिंग और होता है। सबसे पहला मीनिंग होता है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के हाथ में है ना। और दूसरा कि कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होना, सब जितनी भी जनता है सब बराबर। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जस्टिस। जस्टिस का लेमैन टर्म में आप समझो मतलब होता है न्याय। जैसे भारतीय न्याय व्यवस्था है, वो इस बात का ख्याल रखती है कि सबके साथ फेयर और अनबायस्ड ट्रीटमेंट हो। तो प्रियम्बल में जो जस्टिस स्पेसिफाई की गई है, तीन तरह की जस्टिस स्पेसिफाई की है। सबसे पहली जस्टिस जो स्पेसिफाई की गई है वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ, सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिलना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रेस एंड सेक्स। ठीक है। और दूसरी तरह की जो जस्टिस की बात की गई है वो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, यानी कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी, वेल्थ, इनकम से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर देना, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, इसकी बात की गई है। और तीसरी तरह की जो जस्टिस की बात की गई है वो है पॉलिटिकल, यानी गवर्नमेंट में सभी का बराबर की आवाज जाए, और सभी के पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स हो, और जो पॉलिटिकल ऑफिस के पास एसेस हो वो भी सभी के पास बराबर हो। ये आइडियल्स जो ड्रॉ हुए थे जस्टिस के, आइडियल्स जस्टिस के ड्रॉ हुए हैं रशियन रेवोल्यूशन से। 1917 का रशियन रेवोल्यूशन, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, और आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है ये। फिर अगला जो कीवर्ड की तरफ आते हैं, अगला कीवर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रेस्ट्रेंट के अपने फुल पोटेंशियल पर ग्रो करना। ठीक है। सारी अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए फुल पोटेंशियल पे ग्रो करना है, इसको लिबर्टी कहते हैं। प्रियम्बल जो है सभी सिटीजन्स को कुछ तरह की लिबर्टी प्रोवाइड करती है। पहली लिबर्टी किस तरह की, थॉट की। दूसरी लिबर्टी एक्सप्रेशन की। तीसरी बिलीफ की। चौथा फेथ की। और पांचवा वर्शिप की। और ये प्रोवाइड कैसे करती है, ये फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है। जैसे लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में आपको मिलेगा। फिर बिलीफ, फेथ और वर्शिप आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28 के बीच में देखने को मिलेगा। तो और इस ये अगर इसमें आपके इन आर्टिकल, इस राइट्स में, जैसे इस लिबर्टी में आपके अगर हनन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको लेकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हो। आर्टिकल 32 और 226 को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हो, इन केस आपके ये लिबर्टीज वायलेट हुई हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट, अच्छा, इससे पहले, नेक्स्ट आने से पहले एक सवाल है आप लोग के लिए कि ये जैसे पुराना मैंने इक्वालिटी का बताया, वो उसके आइडियाज कहाँ से ड्रॉ हुए, वैसे ही लिबर्टी का, सॉरी इक्वालिटी का बता रहा हूँ मैं।
इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था। सॉरी, हाँ, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था जस्टिस का, जैसे जस्टिस की के आइडियल्स कहाँ से ड्रॉ हुए थे, वो मैंने बताया था ना आपको, रशियन रिवॉल्यूशन से। तो अभी का आपका ये होमवर्क समझ लो, क्वेश्चन है कि ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियल्स कहाँ से ड्रॉ हुए। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो पता करके आओ, पता करना और उसको फिर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी के बाद फिर अगला जो टर्म है वो इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब है कि बराबर, समानता का अधिकार। और कोई जैसे वोटिंग का, वोटिंग समान है, सभी जितने भी एडल्ट हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, एडल्ट हैं और वोट के लिए एलिजिबल हैं, तो उन हर व्यक्ति को बराबर वोटिंग का राइट मिलता है। जैसे कोई आदमी है 18 साल से अबव का है और कोई लेडी है वो भी 18 साल से अबव की है, तो दोनों अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जैसे अब दोनों जेल में नहीं हैं या फिर कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं उनके पास, तो दोनों के पास वोटिंग का बराबर राइट है। ऐसा नहीं है कि आदमी को 18 साल में मिल रहा है तो और लेडी को 16 साल में मिल जा रहा है, या आदमी को 16 साल में मिल जा रहा है, लेडी को 18 साल में मिल रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों के पास बराबर राइट्स होती हैं इक्वालिटी की। तो वही इक्वालिटी का मतलब होता है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं। इक्वालिटी ऑफ द इक्वल्स, जो अगर इक्वल नागरिक है, जैसे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे मान लो सपोज हिंदू है, तो जितने भी हिंदूज हैं तो उनको एक ही लॉ से गवर्न किया जाएगा। उनके जो सिविल राइट्स हैं वो सारे के एक ही हैं। जैसे और जैसे क्रिमिनल लॉज हैं, तो क्रिमिनल में सभी को बराबर ही इक्वलिटी से ही ट्रीट किया जाता है। किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्राइम मिनिस्टर, ये सपोज चीफ मिनिस्टर है तो इनको जेल में नहीं भेजा जाएगा, और आम जनता है वो उसने कोई क्राइम किया है तो उसको जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है सभी सिटीजन को कुछ इक्वालिटी इंश्योर करती है। इक्वालिटी स्टेटस की, ऑफ अर्न अपॉर्चुनिटी की, कि सभी को बराबर स्टेटस दिया जाएगा और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सिविल इक्वालिटी जो इंश्योर होती है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच जो आर्टिकल्स हैं वो सिविल इक्वालिटी यानी राइट टू इक्वालिटी के बीच के जो क्लब्ड होते हैं, आर्टिकल 14 से 18 ये सिविल इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। फिर अगला पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब वोटिंग के राइट्स, दैट वोटिंग ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कोई भी डिक्लेयर नहीं, कोई भी इनएलिजिबल सिर्फ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड सेक्स के बेसिस पे उसको इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर किया सकता। अगर वो वोटिंग की क्राइटेरिया को मीट करता है तो उसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो इक्वालिटी है, तीसरी इक्वालिटी की जो बात होती है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की। इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में मेंशन्ड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में के तौर पे। ठीक है, इसको आप थोड़ा डिटेल में देखना, मैं भी आगे कवर करूंगा इसको। फिर अगला जो कीवर्ड आता है प्रियम्बल में वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा। भाई मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये भी वर्ड ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सॉरी फॉर द इशू, वो कुछ प्रॉब्लम थी फ्रेटर्निटी वाला पोर्शन में। सही कर दिया मैंने। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा। ठीक है, ये तो बताया था मैंने। प्रियम्बल जो है फ्रेटर्निटी एश्योर करने के लिए दो चीज़ें की बात करता है। एक डिग्निटी इंडिविजुअल की, और दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये जो प्रियम्बल मेंशन्ड है, फ्रेटर्निटी दो तरह की, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इंश्योर कैसे होती है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इंश्योर होती है सिंगल सिटीजनशिप के थ्रू। सिंगल सिटीजनशिप क्या मतलब? पूरे देश में जितने भी देशवासी होंगे, चाहे वो यूपी के हों, चाहे जम्मू के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे केरला के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे अरुणाचल प्रदेश के हों, सबके पास एक ही सिटीजनशिप होगी। कोई दो सिटीजनशिप नहीं लेके चल सकता है।
ठीक है, तो ऐसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन मतलब इंश्योर किया। फिर इसके इत्ते पे हम अपना कीवर्ड्स का लेक्चर खत्म करते हैं। एक इंटीग्रिटी भी है, तो इंटीग्रिटी भी ऐसे ही मेंटेन हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग।